कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक रात से, जहां हम एक नन्हे से बच्चे को बास्केट में रखकर नदी की लहरों पर तैरते हुए देखते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि पानी के नीचे से एक लड़की ने उस बास्केट को अपने हाथों से थाम रखा था। अपनी आखिरी सांसों तक बच्चे को बचाती ये लड़की यकीनन उसकी माँ ही हो सकती है, क्योंकि सिर्फ एक माँ ही खुद डूबकर भी अपने बच्चे को इस तरह मौत के मुंह से निकाल सकती है। बास्केट के ठीक पीछे एक बेहद भयानक ब्लैक डिमोनिक एनर्जी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वो इस बच्चे के पास तक नहीं भटक पा रही थी, क्योंकि बच्चे के गले में एक अनोखा पेंडेंट था जिससे तेज गोल्डन लाइट निकल रही थी और यही जादुई रोशनी उसे उस अंधेरे से बचा रही थी। कई किलोमीटर का लंबा और जानलेवा रास्ता पार करके ये बास्केट बहते बहते आखिरकार एक विलेज के किनारे आ पहुंचती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बच्चा एक टेबल पर बिना अपनी माँ के जोर जोर से रो रहा है और गाँव के सारे अजीबोगरीब एल्डर्स उसे घेर कर खड़े हैं। उनमें से एक कहता है, आखिरकार ये बच्चा यहाँ तक पहुँचा कैसे? इस वेस्टलैंड में गाँव के बाहर तो चारों तरफ सिर्फ ब्लैक डेमोनिक एनर्जी का राज है, जिसमें से आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया। कहीं ये भी कोई छुपा हुआ डीमन तो नहीं? तभी गूंगे ग्रैंडपा यानी न्यूट इशारों में समझाते हैं कि इस बच्चे के गले का पेंडेंट बिल्कुल हमारे गांव के उस बड़े स्टैचू जैसा है जो अंधेरे को दूर भगाता है, और यकीनन इसी की जादुई ताकत से ये बच्चा इतने भयानक अंधेरे में सर्वाइव कर पाया है। तभी एक एल्डर बच्चे के रोने की किलकारियों से इतना चिढ़ जाते हैं कि चिल्लाकर कहते हैं, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं से नीचे फेंक दूंगा। ये सुनकर वो मासूम बच्चा डर के मारे और ज्यादा रोने लगता है, लेकिन तभी क्रिपल दौड़कर उसे उठा लेते हैं। अंधे ग्रैंडपा यानी ब्लाइंड कहते हैं, इस वेस्टलैंड में हम खुद क्रिपल्ड और बूढ़े लोग हैं। यहाँ हमारे खुद के सर्वाइवल के लाले पड़े हैं, तो हम इस बच्चे को कैसे पालेंगे? बेहतर होगा कि हम इसे किसी और को दे दे। इस पर मेरी ग्रैंडपा अपना खतरनाक दिमाग चलाते हैं और कहते हैं, एक काम करते हैं, हम इसे थोड़ा सा टॉक्सिन दे देते हैं ताकि ये चुप हो जाए, और जैसे ही ये शांत होगा हम इसे एंटी टॉक्सिन दे देंगे। एल्डर्स की ये अतरंगी प्लानिंग चल ही रही थी कि तभी वहाँ ग्रैनी गुस्से में आ धमकती हैं। वो बच्चे को अपने पास लेते हुए कहती हैं, लाओ इस बच्चे को मेरे हवाले करो, इसे मैंने नदी से बचाया है, मेरे पास कुछ गाय हैं, ये उन्हीं के दूध पर जिंदा रहेगा और मुझे तुम जैसे चालाक बूढ़ों की मदद की कोई जरूरत नहीं है। फिर ग्रैनी गांव के मुखिया यानी चीफ ग्रैंडपा से पूछती हैं, चीफ आपका क्या कहना है? चीफ ग्रैंडपा मुस्कुराते हुए कहते हैं, इस गाँव में पहली बार हम किसी पूरी तरह से हेल्थी इंसान को बढ़ता हुआ देखेंगे, वरना तो इस पूरे विलेज में हम सभी क्रिपल्ड है। अब जब चीफ ने इस बच्चे को गाँव में रखने का फैसला सुना दिया था तो बारी थी उसे एक नाम देने की। चीफ ग्रैंडपा कहते हैं, इसके पेंडेंट पर इसकी फैमिली का नाम लिखा है जो है चिन, तो आज से हम इस बच्चे का नाम रखेंगे चिनमू और बड़ा होकर ये हमारे गांव की गाय चराने का काम करेगा। ये सुनते ही सारे एल्डर जोर से हंस पड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रैनी रात के सन्नाटे में कपड़े सिल रही थी और नन्हा सा चिनमू उनके पास ही एक बास्केट में खेल रहा था। तभी अचानक अंधेरे में से एक खौफनाक फीमेल डीमन उस बच्चे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही उसके डरावने हाथ बच्चे की तरफ बढ़ते हैं, ग्रैनी अपनी जादुई नीडल और धागे से पलक झपकते ही उस डीमन को वहीं दीवारों से स्टिच कर देती हैं। वक्त गुजरता है और अब चिनमू इन सभी 9 एल्डर्स के साथ अपना बचपन बिताने लगता है। सच तो ये था कि चिनमू के आने से इन सभी एल्डर्स को अपनी सूनी जिंदगी से फिर से प्यार हो गया था। जाने अनजाने में वे सब चिनमू पर अपने सगे बच्चे की तरह जान छिड़कते हुए पाल रहे थे। लेकिन हमारा नन्हा हीरो भी कम शैतान नहीं था। कभी वो पेंटर ग्रैंडपा की लाइव पेंटिंग के बीच में घुस जाता तो कभी किसी के चेहरे पर ही सुसु कर देता, कभी वो मेडिक ग्रैंडपा के जहरीले कीड़ों के साथ खेलता तो कभी पहाड़ की ऊंची चट्टान से सीधा नीचे गिर जाता। लेकिन ये जांबाज एल्डर चिनमू को कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। वे हर हाल में उसे हर खतरे से बचा लेते थे। चिनमू की ये नटखट शैतानियां इन सबको बेहद प्यारी लगती थी और इसी तरह हंसते खेलते दिन गुजरते गए और अब हमारा चिनमू बड़ा और समझदार हो गया था। अब वो जंगल में जाकर अपने ग्रैंडपा के कहे अनुसार कीमती हर्ब्स कलेक्ट करता और हर एक चीज को बहुत बारीकी से स्टडी करता। कभी वो विलेज के बाहर बनी रहस्यमयी बड़ी बड़ी स्टैचूज को देखता और उनके छिपे हुए सीक्रेट्स जानने की कोशिश करता, पर उसके लिए ये सब किसी अनसुलझी पहेली जैसा था। एक दिन की बात है, वो मस्ती करते करते एक विशाल जायंट स्टैचू पर चढ़ जाता है और वहीं खेलते खेलते उसकी आंख लग जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है और वो खुद को घर में पाता है, ग्रैनी उसे जोरदार फटकार लगाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें जंगल से हर्ब्स लाने के लिए भेजा था और तुम वहाँ जाकर सो गए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अंधेरा होने से पहले हर हाल में विलेज के अंदर वापस आना है। अगर अगली बार तुमने ऐसी लापरवाही की तो शायद मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। अगले दिन जब चिनमू अपनी गाय को चराने के लिए निकलने लगता है तो वो चीफ ग्रैंडपा से पूछता है, चीफ आप हमेशा कहते हैं कि हमारे विलेज के बाहर इस डार्कनेस में बहुत खतरे हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कि वहाँ किस तरह के खतरे रहते हैं? चीफ ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि जब तक हमारे विलेज के बाहर ये गॉड स्टैचूज खड़ी हैं, वो अंधेरे वाले खतरे इस गाँव के अंदर कदम भी नहीं रख सकते। चिनमू फिर मासूमियत से पूछता है, पर चीफ इन स्टैचूज में ऐसा क्या है और ये किसे रोकती हैं? इस पर चीफ ग्रैंडपा गंभीर होकर कहते हैं, चिनमू इस वेस्टलैंड में कई
ऐसे गहरे सीक्रेट्स हैं जिन्हें तुम ना ही जानो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। अभी इन कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में सोचना बंद करो। और वो चिन्मू को चुप करा देते हैं। चिन्मू वहाँ से अपनी गाय लेकर निकल जाता है और जाते जाते ग्रैनी उसे अंधेरा होने से पहले हर हाल में वापस आने को कहती है। चिन्मू के जाने के बाद ग्रैनी के चेहरे पर चिंता आ जाती है। वो चीफ से कहती है, हमारे चिन्मू ने इतने सालों में अवेकनिंग का कोई साइन नहीं दिखाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कभी कल्टिवेशन कर ही नहीं पाएगा। एक नॉर्मल इंसान तो इस वेस्टलैंड में कुछ डेकेड्स भी जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ चारों तरफ जानलेवा खतरे हैं। हमारे बिना वो अकेले कैसे सर्वाइव करेगा। तभी मेरे ग्रैंडपा आगे आते हैं और कहते हैं, अगर हम किसी तरह फोर्स सुप्रीम स्पिरिट्स के खून का इंतजाम कर लें तो हम चिन्मू की फोर्स अवेकनिंग करा सकते हैं। इधर चिन्मू अपनी गाय के साथ घने जंगलों में भटक रहा था और उसके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था कि आखिर उस डार्कनेस में ऐसा क्या छुपा है। इतने में अचानक उसकी गाय डर कर वहाँ से भाग निकलती है। चिन्मू उसका पीछा करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो जंगलों में भागती चली जाती है और एक जगह रुककर अचानक इंसानी आवाज में रोते हुए कहती है, चिन्मू मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। चिन्मू एकदम भौचक्का रह जाता है कि आखिर ये आवाज किसकी थी, पर जब वो देखता है कि ये आवाज उसकी खुद की गाय की है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो गाय रोते हुए कहती है, चिन्मू मैंने तुम्हें बचपन से अपना दूध पिलाकर पाला है। इस रिश्ते से मैं तुम्हारी हाफ मदर हुई। क्या तुम मुझे नहीं बचाओगे? चिन्मू हैरान होकर पूछता है, पर मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? तब वो गाय अपने सिर पर लगी एक नीडल की तरफ इशारा करके कहती है, इस नीडल को मेरे सिर से बाहर निकाल दो। पूरे 11 सालों से मैं इसे निकालने की कोशिश कर रही हूँ पर नाकाम रही। चिन्मू ध्यान से देखता है और चौंक जाता है क्योंकि वो कोई आम नीडल नहीं बल्कि ग्रैनी की स्टिचिंग नीडल थी। वो गाय उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है, क्या तुम मेरे दूध का यही एहसान चुकाओगे? ये सुनकर चिन्मू भावुक हो जाता है और वो नीडल खींचकर बाहर निकाल देता है। लेकिन जैसे ही वो नीडल निकलती है वहाँ से खून निकलने लगता है और उसकी आंखों से भी खून बहने लगा और वो तड़प कर नीचे गिर जाती है। चिन्मू परेशान हो जाता है कि ये क्या हुआ। तभी अचानक उस गाय के पेट में एक भयानक हलचल होती है और उसका पेट फाड़कर एक खौफनाक फीमेल डीमन बाहर निकल आती है। वो जोर से हंसते हुए चिल्लाती है, 11 साल, पूरे 11 सालों से तुम्हारी उस बुढ़िया यानी ग्रैनी ने मुझे इस जानवर के अंदर कैद करके रखा था, लेकिन आज मुझे आजादी मिल गई और सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगी क्योंकि तेरी ही वजह से मुझे इस कैद का नरक झेलना पड़ा। चिन्मू अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है पर वो डीमन अपने नुकीले नाखूनों से चिन्मू के हाथ को जख्मी कर देती है। चिन्मू पूछता है, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहती हो? वो डीमन कहती है, मैं शैंगलोंग सिटी लॉर्ड की वाइफ हूँ और तुम्हारी दादी ने मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए इस गाय के अंदर सील कर रखा था। वो चिन्मू को दबोच लेती है पर चिन्मू चालाकी से उसे ग्रैनी के नाम का डर दिखाकर चकमा देता है और वहाँ से भाग निकलता है। भागते भागते वो उस डीमन को एक ह्यूमन ईटिंग प्लांट के मुंह में धकेल देता है, लेकिन वो डीमन बेहद पावरफुल थी। वो पल भर में उस पौधे को तबाह करके दोबारा चिन्मू को मारने पहुंच जाती है। जब चिन्मू की मौत बिल्कुल तय थी तभी एंट्री होती है हमारे लंगड़े ग्रैंडपा यानी क्रिपल की, जो बिजली की स्पीड से आकर चिन्मू को बचा लेते हैं। तभी वहाँ ग्रैनी भी आ पहुँचती है और उस डीमन को देखकर ठंडे लहजे में कहती हैं, अब तुम्हें समझ आया, अगर मेरे बच्चे चिन्मू को तुम्हारी जरूरत ना होती तो 11 साल पहले ही मैंने तुम्हें मार दिया होता। लेकिन 11 सालों का प्यार भी तुम जैसे डीमन को सुधार नहीं पाया। इससे पहले कि वो डीमन ग्रैनी पर अटैक कर पाती, दादी अपनी एक तेज तरार नीडल हवा में लहराती हैं, जो सीधे उस डीमन की खोपड़ी के आर पार हो जाती है और वो वहीं ढेर हो जाती है। चिन्मू ये सब देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है क्योंकि ये एल्डर जैसे दिखते थे, असल में उससे कहीं ज्यादा खौफनाक और स्ट्रॉन्ग थे। तभी क्रिपल मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं बच्चे, तुम अभी इस वेस्टलैंड के क्रूर नियमों को नहीं जानते। ग्रैनी चिन्मू को सहलाते हुए कहती हैं, चलो उदास मत हो, आज तुम्हारे ग्रैंड अवेकनिंग का दिन है। इसके बाद ग्रैंडपा ने उन दोनों लाशों को विलेज के बाहर की नदी में फेंक दिया, जिसे देखते ही देखते उस काली डार्कनेस ने पूरी तरह निगल लिया। उस फीमेल डीमन का सिर्फ कंकाल यानी स्केलेटन बहते हुए दूर निकल जाता है, जो आगे चलकर कल्टिवेटर्स के एक ग्रुप को मिलता है। वे उस स्केलेटन को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये स्केलेटन किसी रॉयल फैमिली की महिला की लगती है और इसके सिर पर बना ये छेद साफ बताता है कि इस पर हेवनली डिमोनिक सेक्ट के किसी जादूगर ने वार किया था। इसका मतलब वो खतरनाक हेवनली डिमोनिक सेक्ट दुनिया से छिपकर इसी वेस्टलैंड में बसा है। चलो उन्हें ढूंढकर खत्म किया जाए। इधर विलेज में जब तीनों वापस पहुंचते हैं तो चिन्मू का सामना एक और हैरान करने वाले मंजर से होता है। वहाँ 4 पावरफुल बीस्ट यानी 4 स्पिरिट्स मौजूद थी, टाइगर, ड्रैगन, बर्ड और टॉर्टोइज, जिन्हें गांव के बाकी एल्डर पकड़ कर लाए थे। चिन्मू उन विशाल जीवों को देखकर बुरी तरह डर जाता है, पर जहाँ इतने गॉड लेवल एल्डर खड़े हो वहाँ भला किसी स्पिरिट की क्या हिम्मत जो हमारे हीरो को छू भी पाए। अब उन चारों स्पिरिट्स का खून निकाला जाता है। पेंटर ग्रैंडपा यानी पेंटर अपनी जादुई लाइफ पेंटिंग से अवेकनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और मेडिक ग्रैंडपा उस पवित्र खून के एसेंस को 4 कप्स में इकट्ठा कर लेते हैं। चीफ ग्रैंडपा आगे बढ़कर चिन्मू को कल्टिवेशन का सबसे बड़ा नियम समझाते हैं। देखो चिन्मू, एक कल्टिवेटर बनने के लिए बॉडी के अंदर मौजूद 7 जादुई दरवाजों को खोलना पड़ता है, जिन्हें 7 एम्ब्रियो कहा जाता है। इनमें सबसे
पहला है स्पिरिट एम्ब्रियो और आखिरी है डिवाइन ब्रिज, जो किसी भी इंसान को सीधा गॉड लेवल पर ले जा सकता है। जब तक इन जादुई दरवाजों को ओपन नहीं किया जाता तब तक कोई भी इंसान कल्टिवेशन नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि हमारे हीरो चिन्मू का पहला दरवाजा यानी स्पिरिट एम्ब्रियो ही पूरी तरह से लॉक था और इसी को खोलने के लिए ये पूरा खतरनाक प्रोसेस चल रहा था। चिन्मू उत्सुकता से पूछता है, अगर मेरे ये दरवाजे खुल गए तो मेरे पास कौन सी जादुई पावर्स होंगी? इस पर चारों एल्डर अपनी अपनी स्पिरिट बॉडी का प्रदर्शन करते हैं। मंक ग्रैंडपा के पास एज्योर ड्रैगन स्पिरिट बॉडी थी, ब्लाइंड के पास ब्लैक टॉर्टोइस, बुचर ग्रैंडपा के पास वर्मिलियन बर्ड और हमारी प्यारी ग्रैनी के पास व्हाइट टाइगर स्पिरिट बॉडी थी। चिन्मू को तो उस जादुई खून की महक से ही उल्टियां आने लगी थी, पर बिना देर किए मेडिक ग्रैंडपा उसे सबसे पहले एज्योर ड्रैगन का खून पीने को देते हैं। खून अंदर जाते ही चिन्मू दर्द से तड़पने लगता है, लेकिन अफसोस उसका एक्टिवेशन फेल हो जाता है। इसके बाद उसे ब्लैक टॉर्टोइस का खून दिया जाता है, पर नतीजा फिर से फेल। बर्ड वाले खून से भी कोई अवेकनिंग नहीं होती और आखिरी उम्मीद यानी व्हाइट टाइगर का खून भी पूरी तरह नाकाम हो जाता है। अब ये कड़वा सच सबके सामने आ चुका था कि चिन्मू एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान यानी मॉर्टल है, जिसके शरीर में कल्टिवेशन करने की कोई क्षमता ही नहीं है। ये जानकर चिन्मू के साथ साथ सारे एल्डर गहरे डिप्रेशन और निराशा में डूब जाते हैं। ग्रैनी तो रोते हुए कहती हैं, हमारे जाने के बाद हमारा मासूम बच्चा इस क्रूर दुनिया में कैसे जिंदा रहेगा? ब्लाइंड ग्रैंडपा ने कहा, बेहतर है हम इसे बाहर की दुनिया में कहीं छोड़ आए, पर बाकी एल्डर इसके खिलाफ थे और उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार मोड़। विलेज चीफ यानी चीफ ग्रैंडपा मायूस होते चिन्मू को हौसला देने के लिए मौके पर ही एक झूठ कर देते हैं। वो चिल्लाकर कहते हैं, तुम सब बेवकूफ हो, हमारा चिन्मू कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि वो दुनिया की सबसे दुर्लभ डोमिनेटिंग बॉडी यानी ओवरलॉर्ड बॉडी का मालिक है, जो हजारों सालों में किसी एक खुशकिस्मत को मिलती है। ऐसे इंसान के शरीर में ये चारों स्पिरिट्स की पावर्स एक साथ होती हैं। जैसे ही सभी एल्डर्स ये सुनते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वे जानते थे कि चीफ ग्रैंडपा के पास प्राचीन काल का असीमित ज्ञान है, तो यकीनन ऐसी कोई गॉड लेवल बॉडी जरूर होती होगी। विलेज में फिर से खुशियों का माहौल छा जाता है। चीफ ग्रैंडपा आगे का प्लान बताते हैं, अब से हमें चिन्मू को थोड़ा थोड़ा करके इन चारों स्पिरिट्स का ब्लड एसेंस देते रहना होगा, ताकि उसकी ये चारों पावर्स धीरे धीरे बढ़ती जाए। सारे एल्डर पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं, आप फिक्र मत करो चीफ, अब हम अपने बच्चे को इस पूरी कायनात का सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बनाएंगे। गाँव के लोग जश्न में झूम रहे थे, लेकिन जब मेडिक ग्रैंडपा चीफ के साथ अकेले होते हैं तो वो उनसे सीधा और तीखा सवाल पूछते हैं, चीफ आपका ये झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। चिन्मू एक बिल्कुल सिंपल और नॉर्मल इंसान है, अगर हमने उसके साथ जबरदस्ती की तो उसका शरीर इस कड़े कल्टिवेशन के दबाव से पूरी तरह टूट जाएगा या फिर वो मारा जाएगा। तब चीफ ग्रैंडपा रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हैं और मेडिक ग्रैंडपा को अपने शक्तिशाली और लंबे मास्टर प्लान के बारे में बताते हुए कहते हैं, मैंने ये झूठ इसलिए बोला ताकि मैं चिन्मू के दिमाग में ये बात फिक्स कर सकूं कि वो कमजोर नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पावरफुल डोमिनेटिंग बॉडी का मालिक है। हम धीरे धीरे उसे इन चारों स्पिरिट्स का ब्लड एसेंस देते रहेंगे। मुझे बस ये देखना है कि एक मॉर्टल अपनी अटूट विल पावर के दम पर क्या उस सीलिंग को हमेशा के लिए तोड़ पाता है। वो कुछ ऐसा कर दिखाएगा जो हम स्पिरिट बॉडी वाले एल्डर्स भी कभी नहीं कर पाए, और आगे चलकर शायद वो अपना खुद का एक ऐसा नया रास्ता चुन ले जहाँ एक सच्चा मॉर्टल शरीर भी सच में डोमिनेटिंग बॉडी बन जाए। और अब जाकर मेडिक ग्रैंडपा को चीफ के इस खतरनाक और दूरदर्शी प्लान की असली ताकत का अंदाजा होता है। अब क्या था दोस्तों, विलेज के सारे दादा दादी चिन्मू को रोजाना कड़े इम्तिहान और खतरनाक प्रैक्टिस कराने में जुट जाते हैं। मेडिक ग्रैंडपा उसे रोज उन चारों स्पिरिट्स का जादुई ब्लड पीने को देते, जिसे पी पी कर हमारे चिन्मू की हालत कभी हरी पीली हो जाती तो कभी वो हवा भरे बलून की तरह फूल जाता। इसके बाद बारी आती बुचर ग्रैंडपा की, जो चिन्मू को अपनी भारी भरकम चॉपिंग नाइफ से तलवारबाजी की ट्रेनिंग देते हैं। बुचर ग्रैंडपा अपनी नाइफ की खौफनाक पावर्स का प्रदर्शन करते हैं और अपनी एक्सीलेंट स्पीड से एक एक सेकंड में हवा में हजारों कट्स और स्लैश दे मारते हैं। दोस्तों, बुचर ग्रैंडपा का लोअर हाफ यानी कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह कटा हुआ था, फिर भी उनकी ब्लेड टेक्निक इतनी घातक थी कि उसने चिन्मू की हालत पतली कर दी थी। लेकिन वो चिन्मू पर जरा भी रहम नहीं दिखाते, क्योंकि उनके दिमाग में तो चीफ की वही बात बैठी थी कि चिन्मू के पास डोमिनेटिंग बॉडी है। वो चिन्मू को अपने ऐसे जादुई मूव सिखाते हैं जिनकी एक काट से ऊपर आसमान के बादल तक 2 टुकड़ों में चीर दिए जाते हैं। चिन्मू अभी हैरान होकर उन चीरे हुए बादलों को देख ही रहा था कि तभी पीछे से मंक ग्रैंडपा मुस्कुराते हुए आते हैं और कहते हैं, चलो बच्चे, अगर तुम्हारी ब्लेड प्रैक्टिस खत्म हो गई हो तो अब बॉक्सिंग का टाइम हो गया है। चिन्मू मन ही मन सोचता है कि वैसे तो मंक ग्रैंडपा मुझसे सबसे ज्यादा लाड प्यार करते हैं, पर जब ट्रेनिंग का टाइम आता है तो ना जाने उन्हें क्या हो जाता है। उनके मुक्कों में मुझे कोई प्यार नजर नहीं आता। उनके एक एक भारी पंच के प्रहार से हमारे चिन्मू को सीधे आसमान की सैर करनी पड़ रही थी। मंक ग्रैंडपा चिल्लाकर कहते हैं,
फोकस करो, अपनी मुट्ठी यानी फिस्ट पर ध्यान दो। ये एक सिंगल फिस्ट एक ही पल में हजारों फिस्ट में बदल सकती है। इसे कहते हैं 1000 हैंड ज़ेन मास्टर टेक्निक। चलो अब मुझ पर अटैक करो। चिन्मू उन पर हमला तो करता है दोस्तों, पर उल्टा खुद ही बुरी तरह पिटता चला जाता है। लेकिन ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग, इसमें कोई मजाक या रहम की गुंजाइश नहीं थी। तभी वहाँ एंट्री होती है क्रिपल ग्रैंडपा की। वो आते ही हंसते हुए चिन्मू से कहते हैं, बच्चे अगर कभी दुश्मन से जीत ना सको तो वहाँ से भाग जाओ। और पलक झपकते ही वो चिन्मू को अपने साथ उठाकर गायब हो जाते हैं। उनकी स्पीड इतनी अविश्वसनीय थी कि मंक ग्रैंडपा को कानो कान खबर तक नहीं होती कि क्रिपल कब और किस पल चिन्मू को उनकी आंखों के सामने से उड़ा ले गए। चिन्मू सोचता है कि क्रिपल ग्रैंडपा हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और मुझे पहले लगता था कि वो खुश हैं इसलिए स्माइल करते हैं, पर एक बार मैंने उन्हें किसी विलन को बेहद बेरहमी से मौत के घाट उतारते देखा था। और चौंकाने वाली बात ये थी कि उस वक्त भी उनके चेहरे पर यही रहस्यमयी स्माइल थी। अब तो मुझे शक है कि ये स्माइल असली भी है या सिर्फ एक मुखौटा है। क्रिपल ग्रैंडपा चिन्मू को अपनी इस तूफानी स्पीड का सीक्रेट बताते हुए कहते हैं, बच्चे इस पूरे आसमान को एक फ्लैट सरफेस यानी समतल जमीन की तरह समझो। अपने पैरों को धरती की मदद से एनर्जी दो और फिर देखो तुम दुनिया की किसी भी चीज पर दौड़ सकते हो, फिर चाहे वो कोई खड़ी दीवार हो, बहता हुआ पानी हो या फिर आसमान के उड़ते हुए बादल ही क्यों ना हो। ये देखकर चिन्मू के मन में कुछ गहरे सवाल उठने लगते हैं। वो सोचता है कि अगर क्रिपल ग्रैंडपा हवा से भी तेज भाग सकते हैं तो उनका एक पैर आखिर किसने काटा होगा। मंक ग्रैंडपा अपने एक पंच से पूरे पहाड़ को हिला सकते हैं तो उनका हाथ किसने काटा होगा। और बुचर ग्रैंडपा अपनी तलवार से सीधे आसमान में कट लगा सकते हैं तो उनकी लोअर बॉडी को किसने काटकर अलग किया होगा। इन सबके पास कल्टीवेशन की गॉड लेवल स्पिरिट बॉडी है, फिर भी इनका ये दर्दनाक हाल हुआ। लेकिन मेरे पास तो दुनिया की सबसे ताकतवर डोमिनेटिंग बॉडी है। मुझे हर हाल में खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि मैं बड़ा होकर इन सब की हिफाजत कर सकूं। जब चिन्मू दोबारा हार तोड़ ट्रेनिंग के लिए निकल रहा होता है तभी चीफ ग्रैंडपा उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, ठहरो चिन्मू, तुम्हारी अंदरूनी ऊर्जा पूरी तरह ड्रेन हो चुकी है। पहले मेरे साथ चलो और अपनी एनर्जी को रिकवर करो। चीफ ग्रैंडपा चिन्मू को कल्टीवेशन की बिल्कुल बेसिक और बुनियादी टेक्निक सिखाते हैं, पर उसे बहुत ही भारी भरकम और अट्रैक्टिव नाम देकर पेश करते हैं, जिससे हमारे मासूम चिन्मू को लगता था कि चीफ उसे दुनिया का सबसे एडवांस ज्ञान और गॉड लेवल सीक्रेट सिखा रहे हैं। इसके बाद बारी आती है पेंटर ग्रैंडपा यानी पेंटर की, जो चिन्मू को ऐसी लाइव पेंटिंग्स बनाना सिखाते हैं जिनमें सच में जान आ जाए। ब्लैकस्मिथ ग्रैंडपा उसकी ऐसी हार्डकोर ट्रेनिंग ले रहे थे कि वो खुद वजन बनकर चिन्मू की पीठ पर सवार हो जाते और उससे जबरदस्ती पुशअप्स करवाते। और अंधे ग्रैंडपा यानी ब्लाइंड तो इतने कमाल के एल्डर थे कि वो अपनी जादुई सेंस से किसी आंख वाले भले चंगे इंसान के भी होश उड़ा दे। चिन्मू रोज उन चारों स्पिरिट्स का ब्लड एसेंस पीता और रोजाना ये जानलेवा ट्रेनिंग करता। उसके दिमाग में बस यही बात पत्थर की लकीर बन चुकी थी कि उसके पास एक डोमिनेटिंग बॉडी है जो इस पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर है। ब्लैकस्मिथ ग्रैंडपा चिन्मू के हाथों, पैरों और छाती पर लोहे की बेहद वजनदार शील्ड बांध देते हैं और उसे उन्हीं वजनदार हथियारों को पहनकर दौड़ने और ट्रेन करने को कहा जाता है। हमारा चिन्मू बिना उफ किए हर दर्द को सहते हुए लगातार ट्रेनिंग करता रहता है। पेंटर ग्रैंडपा के साथ कभी वो मजाक भी कर लेता तो कभी ब्लाइंड ग्रैंडपा से छड़ी की मार भी खाता। लेकिन जो भी हुनर उसे सिखाया जाता वो चुपके से अपनी सीक्रेट नोटबुक में हर एक बात नोट करके रख लेता। ऐसा करते करते कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब मेडिक ग्रैंडपा चीफ से पूछते हैं, चीफ आपने चिन्मू को अब तक सिर्फ बुनियादी और बेसिक चीजें ही सिखाई हैं, इस तरह वो आगे कैसे बढ़ेगा। इस पर चीफ ग्रैंडपा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मुझे भी पहले यही लगता था, पर चिन्मू रोज उन चारों स्पिरिट्स का ब्लड एसेंस ले रहा है और लगातार कल्टीवेशन कर रहा है। तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन उसकी वाइटल एनर्जी अब हम सब एल्डर्स की कंबाइंड एनर्जी से भी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सुनकर मेडिक ग्रैंडपा को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। चीफ आगे कहते हैं, चिन्मू शायद इस पूरी दुनिया का पहला ऐसा मॉर्टल बनेगा जो इमॉर्टल्स की गाइडिंग स्किल्स को उनकी आखिरी लिमिट्स तक पहुंचा देगा। यहाँ तक कि अब खुद चिन्मू को भी महसूस होने लगा था कि उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, पर उसके दिल में आज भी वही पुराना सवाल था कि मुझे और कितनी कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी जिससे मैं अपनी इस डोमिनेटिंग बॉडी को पूरी तरह अवेकन यानी जागृत कर सकूं। तभी अचानक उसे उसकी प्यारी दादी अम्मा यानी ग्रैनी की आवाज सुनाई देती है। चिन्मू मुस्कुराकर सोचता है कि अगर इस पूरे गांव में मुझसे कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो है मेरी प्यारी ग्रैनी। ग्रैनी सब कुछ कर सकती हैं, कभी वो कपड़े सिलने वाली टेलर बन जाती हैं, कभी दाई माँ तो कभी एक बहुत ही चालाक मर्चेंट यानी व्यापारी। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि उनके पीछे कई ऐसे गहरे राज हैं जो मैंने आज तक नहीं देखे। ग्रैनी कहती हैं, चलो चिन्मू, आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक असली टेलर क्या कुछ कर सकता है। चिन्मू कहता है, ग्रैनी मैं जानता हूँ एक टेलर का काम तो सिर्फ सुंदर कपड़े सिलना होता है। ग्रैनी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराती हैं और कहती हैं, आज हम कोई साधारण कपड़े नहीं सिलेंगे बच्चे, बल्कि कल्टीवेशन का एक बहुत ही खास हुनर सीखेंगे। जब ग्रैनी चिन्मू को लेकर घने जंगल के बीच पहुंचती हैं, तो वो कल्टीवेशन का एक अद्भुत सच बताती हैं। वो कहती हैं, इस दुनिया में सभी जीवों के पास दो
गारमेंट्स यानी दो कपड़े होते हैं। एक उसका ये भौतिक शरीर जो उसकी आत्मा और वाइटल एनर्जी को ढकता है, और दूसरा उसका साया यानी शैडो जो शरीर के रूप के साथ ही जन्मता है। अपनी बात को साबित करने के लिए ग्रैनी चुपके से वहाँ पानी पी रहे एक जंगली हिरण की तरफ इशारा करती हैं और पलक झपकते ही अपनी जादुई नीडल और धागे से उस हिरण की शैडो को जमीन से स्टिच करके उसकी सोल को लॉक कर देती हैं। चिन्मू दौड़कर आगे जाता है और जब उस हिरण को छूकर देखता है तो वो हैरानी से चीख पड़ता है, ग्रैनी, हमने तो सिर्फ इसकी शैडो को लॉक किया है, फिर ये हिरण अपनी जगह से भाग क्यों नहीं पा रहा? ग्रैनी आगे समझाती हैं, क्योंकि बच्चे जब हम किसी की शैडो को लॉक कर देते हैं तो हम अपनी स्ट्रॉन्ग मैजिकल टेक्निक से उसकी शैडो की रिफ्लेक्शन को उसकी बॉडी से पूरी तरह सेपरेट यानी अलग कर सकते हैं। अब हम इस अलग की गई शैडो को अपने नीडल धागे से एक नए कपड़े की तरह सिल देंगे और बस तुम्हारा एक नया गारमेंट तैयार है। ग्रैनी जब उस शैडो को सिलकर एक कपड़ा बनाती हैं और चिन्मू से पूछती हैं, कुछ सीखे भी हो या सब ऊपर से गया? तो हमारा जीनियस चिन्मू इस अद्भुत आर्ट की हर एक बारीक टेक्निक को चुपके से अपनी नोटबुक में लिख रहा था, और जैसे ही ग्रैनी ने वो सिली हुई परछाई का कपड़ा चिन्मू को पहनाया, एक जादुई धमाका होता है और चिन्मू धीरे धीरे हूबहू एक असली हिरण के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। चिन्मू हिरण की आवाज में पूछता है, ग्रैनी, क्या इससे इस असली हिरण को कोई नुकसान होगा? ग्रैनी हंसकर कहती हैं, नहीं बच्चे, हमने सिर्फ इसके शैडो को उधार लिया है। जैसे ही हम इस शैडो को अनलॉक करेंगे ये अपने आप उड़कर अपने असली मालिक के पास वापस चली जाएगी। दोनों इस मैजिकल टेक्निक से खुश हो ही रहे थे कि तभी अचानक चारों तरफ से खतरनाक कल्टिवेटर्स का एक ग्रुप निकल कर आता है और वे ग्रैनी और हिरण के भेष में खड़े चिन्मू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनका लीडर अपनी तलवार तान कर चिल्लाता है, ठहरो बुढ़िया, यह रूप बदलने की जादुई टेक्निक किसी और की नहीं बल्कि उसी बदनाम हेवनली डिमोनिक सेक्ट की है, और तुमने आज तक इस डिमोनिक आर्ट का इस्तेमाल करके न जाने कितने मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा होगा। यह सुनकर चिन्मू बुरी तरह परेशान हो जाता है और सोचता है, आखिर ये अजीब लोग कौन है और ये हम पर ऐसे खौफनाक इल्जाम क्यों लगा रहे हैं और ये दिखने में इतने अजीब क्यों है? ग्रैनी मासूम बनने का नाटक करते हुए उनसे कहती है, अरे कल्टिवेटर्स भाई, मैं तो एक गरीब बुढ़िया हूँ जो सिर्फ इस नदी के किनारे टहल रही हूँ। इस पर एक कल्टिवेटर गुस्से में चिल्लाता है, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, ये रूप बदलने की टेक्निक कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता, ये एक डिमोनिक टेक्निक है और तुम इस वेस्टलैंड में छुपकर अपने सेक्ट की काली शक्तियों को बढ़ा रही हो। तुमने न जाने कितने इंसानों को अपनी इस जादुई टेक्निक के जाल में फंसाकर उनसे जबरदस्ती काम करवाए हैं और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। हालात बिगड़ते देख ग्रैनी चिन्मू के सिर पर हाथ फेरती हैं और प्यार से कहती हैं, चिन्मू डरो मत मेरे बच्चे, इस दुनिया में कई ऐसे भेड़िए घूम रहे हैं जिन्होंने खुद पर इंसानी खाल ओढ़ रखी है और हमने ये जादुई टेक्निक इसीलिए सीखी है ताकि हम उनके इस नकली चेहरे को बेनकाब कर सके। चिन्मू को ग्रैनी की बात समझ आ जाती है। तभी ग्रैनी अचानक अपनी कड़क आवाज में उन कल्टिवेटर्स पर गरजती हैं, तुम ली रिवर सेक्ट के बूढ़े कुत्ते, जब से तुम यांगकांग नेशन के चमचे बने हो तुम्हारा घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया है। तुम क्या खुद को इस वेस्टलैंड का मालिक समझते हो? उनमें से एक कल्टिवेटर आगे बढ़ता है और कहता है, हमने यांगकांग नेशन के साथ अलायंस करके उनके महान ऑरेकल की बात मानी है। पूरे यांगकांग नेशन में सख्त हुक्म है कि इस वेस्टलैंड में जो भी ब्लैक मैजिक करता हुआ पाया जाए उसे चुन चुन कर खत्म कर दिया जाए। अगर आज हमने तुम्हें यहाँ खत्म नहीं किया तो ना जाने तुम कल कितने बेगुनाहों की जान लोगी। चिन्मू उनकी बातें सुनकर समझ जाता है कि ये लोग ग्रैनी की जान के दुश्मन हैं और यहाँ कोई बड़ा खून खराबा होने वाला है। ग्रैनी चिन्मू से धीरे से कहती हैं, चिन्मू ये बूढ़े मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम यहाँ मेरे पास रहे तो मेरा ध्यान भटक जाएगा और मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, इसलिए तुम बिना देर किए यहाँ से तेजी से भाग जाओ। जैसे ही चिन्मू वहाँ से दौड़ लगाता है, ली रिवर सेक्ट के लीडर के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ जाती है। वो चीख कर अपने कल्टिवेटर्स को ऑर्डर देता है, जाओ उस भागते हुए लड़के को घेर लो और उसे जान से मार दो। ग्रैनी परेशान होकर सोचती है, ये सब के सब कल्टिवेटर्स हैं और इनकी वाइटल एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। मुझे डर है कि कहीं मेरा मासूम बच्चा चिन्मू इनके चंगुल में ना फंस जाए। इधर जंगलों में बहुत सारे कल्टिवेटर्स अब ग्रैनी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर हमारी ग्रैनी टस से मस नहीं होती और मुस्कुराकर अपनी जादुई कैंची लहराते हुए कहती है, बहुत दिनों से मैंने अपनी इन बूढ़ी हड्डियों को हिलाया भी नहीं है। आज अगर मैंने तुम सबकी खाल उधेड़ कर नए कपड़े न बनाए तो देखना। दोस्तों, इस सीरीज का एक्शन और स्टोरी लाइन एकदम टॉप लेवल का है। आगे चलकर इसमें आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है और मैं आपको इसी तरह एकदम जेन्युइन एक्सप्लेनेशन के साथ कहानी पेश करता रहूंगा। मैंने हमेशा ओरिजिनल स्टोरी को जैसे का तैसा एक्सप्लेन किया है फ्रेंड्स। अगर आपको इसी तरह की परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं और भी अच्छे न्यू एनिमे इसी चैनल पर लाता रहूंगा। आप हमारी दूसरी सीरीज को भी स्क्रीन पर आ रही प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और टेक केयर।